AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर कायम है। हालातों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने महामारी की स्थिति पर चर्चा के लिए एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है। बैठक में जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ आयोजित की गई इस बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और उन राज्यों के 54 DM भी उपस्थित रहे। पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहली बार शामिल रहेंगी। कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई किसी भी बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार इस बैठक में ममता बनर्जी शामिल रहेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों 9 राज्यों के 46 जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया था। गुरुवार को कोरोना पर आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, केरल और हरियाणा, पुडुचेरी के जिलाधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रत्येक ग्रामीण आवासहीन परिवार को घर उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत सरकार ने आवास प्लस योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। सरकार द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव के मई के अंत तक मंजूरी मिलने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक प्रत्येक परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 2011-12 से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 14 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। इस योजना में प्रदेश के 32.86 लाख पात्र परिवार पाए गए थे। इस चरण में गत वर्ष इनमें से 7.32 लाख परिवारों को आवास स्वीकृत कर दिया गया है। केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश सरकार 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने वाला राज्य बन सकता है। चक्रवात तौकाते ने भारत में मौसम को पलट कर रख दिया है। देश में तटीय क्षेत्रों में चक्रवात का कहर बरप रहा है। बुधवार को राजधानी दिल्ली में भी इसने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मई का अधिकतम तापमान जहां 70 सालों में सबसे कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। साथ ही मौसम विभाग ने अगले सोमवार तक ऐसे ही मौसम बने रहने की चेतावनी दी है। दिल्ली में बुधवार को मई का अधिकतम तापमान 70 सालों में सबसे कम दर्ज किया गया। राजधानी में पिछले 24 घंटों से भी अधिक समय से लगातार बारिश जारी रही। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में दिन भर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 16 डिग्री से कम 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 1951 के बाद ये सबसे कम अधिकतम तापमान है। पहले से कोरोना संक्रमण की मार झेल रही राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन मिलने वाले मामलों की संख्या में तो कमी हो रही है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 7 दिनों में 300 मरीज अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के भर्ती हुए। इंजेक्शन की कमी होने के कारण इन मरीजों को ऑपरेशन कराने पड़ रहे हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस जानलेवा साबित हो रहा है। दिल्ली में इस साल ब्लैक फंगस से 2 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों को तत्काल ऑपरेशन करके मरीजों की आंख निकालनी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी मरीजों की जान नहीं बच पा रही है। सर गंगाराम में ब्लैक फंगस की वजह से 5 मरीजों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बुधवार को द्वारका स्थित आकाश अस्पताल में प्रबंधक निदेशक डॉक्टर आशीष चौधरी ने बताया, उनके यहाँ पिछले 3 सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा से कुछ मरीज ब्लैक फंगस की शिकायत लेकर पहुंचे हैं। आंखों की रोशनी कम, चेहरे पर तेजी से दर्द होने जैसी समस्याओं से ग्रस्त 2 मरीज को भर्ती किया जा चुका है। दोनों मरीजों की सर्जरी के दौरान मृत्यु हो गई। केरल में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज सेंट्रल स्टेडियम में अपने 21 कैबिनेट के सदस्य मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करी। महामारी के कारण शपथ ग्रहण समारोह काफी साधारण तरीके से आयोजित किया गया। केरल में विधानसभा चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल करने के साथ ही
पिनरई विजयन के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत हासिल हुई, जिसके तहत आज शपथ ग्रहण समारोह किया गया। तिरुवनंतपुरम के स्टेडियम में इस आयोजन में केवल 500 लोगों को आमंत्रित किया गया है। बुधवार को केरल हाईकोर्ट ने कहा था, महामारी को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह में ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। सरकार ने भरोसा दिलाया कि सीमित संख्या में ये समारोह आयोजित करेगी तो इसकी अनुमति दी जाए, जिसको देखते हुए कम संख्या में ही समारोह आयोजित किया गया। इसके साथ ही असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी कम लोगों की उपस्थिति में ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। कोविड-19 संक्रमण का प्रसार अभी भी भारत से कम नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार द्वारा लोगों को लगातार मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है, मगर कर्नाटक में एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्होंने सुपरमार्केट में सामान खरीदते वक्त मास्क पहनने से इनकार कर दिया। डॉक्टर का नाम श्रीनिवास काकेले बताया जा रहा है। संक्रमण को लेकर जारी सरकारी दिशा निर्देशों पर भी डॉक्टर द्वारा सवाल उठाए गए। ऐसे में डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप बना हुआ है। सरकार, विशेषज्ञों और यहाँ तक कि खुद डॉक्टरों द्वारा लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि यही तरीका है जिससे संक्रमण को मात दी जा सकती है। डॉक्टर लगातार फ्रंट लाइन में खड़े होकर किसी कवच की तरह लोगों का इस महामारी से संरक्षण कर रहे हैं, मगर एक ऐसे डॉक्टर भी हैं जिन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। भीड़ भाड़ वाली जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी कर्नाटक के मंगलुरु के एक सुपरमार्केट में डॉक्टर ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। डॉक्टर को बिना मास्क पहने जब अन्य ग्राहकों और दुकानदार ने देखा तो उन्हें मास्क लगाने के लिए कहा गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों से डॉक्टर ने बहस शुरू कर दी। पुलिस कमिश्नर के अनुसार डॉक्टर श्रीनिवास कालकियाग ने दुकानदार से बहस करी और मास्क लगाने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर के खिलाफ ईस्ट थाने में एपिडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि घटना मंगलवार 18 मई को हुई थी, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोगों द्वारा डॉक्टर की इस तरह से की गई हरकत की जमकर आलोचना की जा रही है। डॉक्टर अपने साथ साथ लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। इस तरह के डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कोरोना संक्रमण के साथ साथ भारत में एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी है। भारत में प्रतिदिन ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मामलों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाई एम्फोटेरिसिन बी का उत्पादन जल्द ही उत्तराखंड में शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश में इसके लिए 2 फैक्ट्रियां तैयार हो चुकी हैं, जिनके निरीक्षण के लिए बुधवार को केंद्र की टीम उत्तराखंड पहुंची। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 2 फैक्ट्री तैयार हो चुकी है। केंद्र की टीम का निरीक्षण पूर्ण होने के बाद जैसे ही अनुमति मिलेगी, इन दोनों फैक्ट्रियों में ब्लैक फंगस की दवाइयों का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के साथ ही दूसरे राज्यों में भी दवा की आपूर्ति आसान हो जाएगी। भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप बना हुआ है। जहां संक्रमण के मामलों में गिरावट हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मौत के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,76,070 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 3,874 पहुंच गई है। 2,76,000 से ज्यादा मामले सामने आने के साथ ही भारत में इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 2,57,72,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही मरने वाले लोगों की संख्या 2,87,000 के पार है। भारत में पिछले 24 घंटों में लगभग 3,69,000 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 2,23,55,000 के पार है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 31,29,878 है। भारत में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 18,70,00,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वाराणसी में कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। अब 1 जून से बच्चों में सैंपलिंग शुरू कर दी जाएगी,
जिसके लिए मेडिकल छात्रों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी सेवा ली जा सके। कमिश्नर सभागार एमएलसी ए.के. शर्मा ने अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में बच्चों के इलाज को लेकर होने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, जिसमें एमएलसी ए.के. शर्मा ने कहा मेडिकल के तीसरे और चौथे वर्ष के छात्रों को मास्टर ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, जिससे अधिक डॉक्टर उपलब्ध हो सकेंगे। तैयारी केवल वाराणसी में नहीं बल्कि आसपास के जिलों में शामिल करते हुए भी की जाएगी। 1 जून से बच्चों के सैंपल कलेक्शन का काम प्रारंभ हो जाएगा। तीसरी लहर में बच्चों के सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। बच्चों के अभिभावकों को भी जागरूक करने व निजी अस्पतालों को अधिक से अधिक सुविधा बढ़ाए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इजराइल और फलस्तीनियों के मध्य हिंसा बढ़ती जा रही है। पहले से खराब हालात और बिगड़ रहे हैं। कई लोगों की मृत्यु के साथ साथ हालात दिन पर दिन बदतर हो रहे हैं। बुधवार को किए गए ताज़ा हमलों में 6 और लोगों की मृत्यु हो गई है। इजरायली सेना के अनुसार हमास शासित क्षेत्र में रॉकेट दागने के बीच कई आतंकी ठिकाने उड़ा दिए गए हैं। दोनों पक्ष के मध्य 9 दिनों से जंग जारी है। ऐसे में गाजा क्षेत्र के अस्पताल व स्कूल बंद है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि गाजा में एकमात्र कोरोना परीक्षण लैब तबाह हो गया है। गलियों में मल बह रहा है और 8 लाख लोगों को पेयजल देने वाला पाइप तोड़ दिया गया है। यहाँ सीवेज सिस्टम नष्ट हो गया है और 2.5 लाख लोगों को ताज़ा पानी देने वाला संयंत्र बंद है। गाजा में 17 अस्पताल क्लिनिक क्षतिग्रस्त हैं, जिससे 20 लाख लोग मानवीय संकट के दौर में हैं। हिंसा के कारण 9 लाख से अधिक छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं और करीब 72,000 लोग घरों से पलायन कर गए हैं, लेकिन अभी तक युद्ध विराम के संकेत नहीं मिले हैं। दोनों पक्षों से हिंसा का सिलसिला बरकरार है।